साथियों, आप सभी का विजय इंजन में प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संदर्भ में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो पूरा टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2, जो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके तहत टॉपिक दिया गया है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपका यह कैग वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और ये जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ के होने वाले पहले उपराज्यपाल भी हैं, ठीक है। और इनके स्थान पर अब किसने जगह ली है? तो मनोज सिन्हा को अब जो है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। अब हमारे लिए कैग के बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि कैग का पद होता क्या है, करता क्या है और संविधान में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो भारत के संविधान में के भाग 5 के अंतर्गत, भाग 5 का टाइटल क्या है? संघ। तो भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 5, ठीक है, अध्याय 5 का टाइटल क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। तो इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में कैग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के तक में किया गया है। 148 में क्या कहा गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 149 में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 में संघ के राज्यों और लेखाओं का प्रारूप के संदर्भ में है और 151 में क्या है? संपरीक्षा प्रतिवेदन या जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके बारे में है। इसके अलावा जो कैग है यह भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है या यह उसका प्रमुख होते हैं तथा जो ये कैग है यह लोक वित्त के संरक्षक तथा देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं और इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र पर यह कंट्रोल करता है, ये राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर कार्य करता है। और इसका कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बनाए रखना है। अब इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो भारत के महालेखा निरीक्षक या कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कैग का जो कार्यकाल है ये महत्वपूर्ण है। तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होती है। तो यह चीज़ याद रखिएगा, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु। कई बार क्या होता है 5 वर्ष है या 65 या 70 है, तो इसमें 5 और 6 में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कैग का जो कार्यकाल है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें पहले होगा उतने तक वो पद पर अपना पद धारण करेगा। अब इनके कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं कि कैग की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो पहला, कैग जो है भारत की संचित निधि, जो प्रत्येक राज्य की संचित निधि तथा प्रत्येक संशासित प्रदेश जहां विधानसभा हो उनसे संबंधित सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का कार्य जो है कैग का है। इसके अलावा कैग जो है भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा कैग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा इनके द्वारा की जाती है। इसके साथ ही कैग केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त, जो ग्रांट प्राप्त सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इसके साथ ही संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक होने पर सरकारी कंपनियों, अन्य निगमों एवं निकायों का भी लेखा परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही कैग किसी कर अर्थात किसी टैक्स अथवा शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण एवं प्रमाणन करता है और इन मामलों में उसका प्रमाण पत्र जो होता है वो अंतिम होता है। अब ये जो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट होती है ये सौंपता किसको है? तो अर्थात प्रतिवेदन, ये रिपोर्ट किसको देता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्यों के खातों से संबंधित अपनी लेखा प्रतिवेदन जो है
यदि केंद्र से संबंधित है तो उसे राष्ट्रपति को, और राज्य से संबंधित है तो राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसे राष्ट्रपति जो है संसद में और राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। तथा कैग जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये 3 लेखा प्रतिवेदन कौन से हैं? तो पहला इसमें है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरी है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो ये तीनों जो लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं कैग के द्वारा राष्ट्रपति को, ये तीनों नाम याद रखिएगा। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखा पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट लेखाओं पर, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। अब थोड़ा सा कैग और लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, इनके संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैग जो है ये संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कैग को किस कमेटी का मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति का, अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएसी का। कैग जो है अपने अधिदेशित विनियामक और लेखा परीक्षा दायित्वों के अतिरिक्त कार्यकारिणी द्वारा लोक वित्त के समुचित व्यय किए जाने की भी निगरानी करता है। अब बात करते हैं कैग की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं, मतलब वो कौन से प्रावधान जिसकी मदद से ये कैग जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर सकता है। तो पहली चीज़, कैग को कार्यकाल की जो टेन्योर की है वो सुरक्षा प्रदान की गई है, और इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाई के जरिए ही हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से किसी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग टाइप की, उसी प्रकार से इन पे भी चलता, बहुत मतलब जटिल प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता। राष्ट्रपति तो इसे नियुक्त करता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये ऐसा नहीं कि तब तक अपने पद पर रहेगा। तो इस प्रकार से इसके कार्यकाल का क्या होती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कैग जो है यह अपना पद त्याग करने के पश्चात किसी अन्य पद, चाहे वह केंद्र सरकार का हो अथवा राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से यह इसलिए किया गया कि इन पर कोई प्रेशर ना हो, किसी प्रकार का लालच ना दिया जा सके। और इसका वेतन, कैग का वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें जो है संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो याद रखिएगा, कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। और वेतन जो होता है इनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। और इसके वेतन में तथा भत्ते, छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में और उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद, जब नियुक्ति हो गई उसके बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें कटौती नहीं होगी, बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य करने वाले लोगों की सेवा शर्तें तथा कैग की प्रशासनिक शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा कैग के परामर्श के बाद ही निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन आते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। जैसा कि हमें पता है कि जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, परंतु संसद में मतदान उस पर नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, और किसी भी मंत्री की उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जो जिम्मेदारी हो उस मंत्री की ही होगी, किसी अन्य की नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माई गॉव के बारे में। तो देख लेते हैं कि ये माई गॉव है क्या। तो माई गॉव एक वेबसाइट है, mygov.in। तो माई गॉव जो है भारत सरकार का नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने, या कह सकते हैं क्राउड सोर्सिंग का एक प्लेटफॉर्म है, कि लोग किसी चीज़ के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में या किसी योजना के बारे में उनके क्या विचार हैं, या किस प्रकार की पॉलिसी या किस प्रकार की योजना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार का एक विचार जानने का प्लेटफॉर्म है, क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। इसे वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्धारण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। 26 जुलाई 2014 को जब इसको लॉन्च किया गया, तो अपने लॉन्च के बाद से माई गॉव ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, SMS आदि प्रणालियों का उपयोग करते हुए चर्चा, कार्य, नवाचार, चुनौतियों, जन्म संग्रह, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, क्विज आदि विभिन्न तरीकों को अपनाया है, जिससे लोगों के जो विचार हैं वो सरकार तक पहुंच सकें। अब वर्तमान में अभी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो चर्चा कारण क्या है? तो हाल ही में गोवा जो है वो माई गॉव नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हुआ है।
गोवा से पहले 12 अन्य राज्य जो हैं माई गॉव प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं या माई गॉव नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हो चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चावल की पोक्कली प्रजाति के बारे में, पोक्कली वेराइटी के बारे में। तो चावल की पोक्कली किस्म जो है ये खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, मतलब खारे जल में भी ये उगती है और इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल के तटीय जिलों में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि पोक्कली किस्म का मुख्यतः उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो केरल के तटीय जिलों में, और ये खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। और पोक्कली किस्म के चावल की विशेषता के कारण इसे भौगोलिक संकेतक तथा जियोग्राफिकल इंडिकेशन या कह सकते हैं जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह अनुसंधान का विषय बनी हुई है। तो यह कहाँ संबंधित है? केरल संबंधित है। और याद रखिए कि इसे जीआई टैग दिया गया है। और जैविक रूप से उगाई जाने वाली पोक्कली अपने विशिष्ट तथा प्रोटीन की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अब हम वर्तमान में चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा कारण क्या है? तो हुआ यह कि 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आने के कारण सुंदरवन क्षेत्र में धान के खेतों में समुद्री जल या खारा जल का भराव हो गया, मतलब इसके भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। समुद्री जल भराव की समस्या के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के किसान जो है केरल की पोक्कली किसान की रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि पोक्कली क्या है? ये खारे पानी में भी या खारे पानी के प्रतिरोध के रूप में जानी जाती है, तो इसलिए यह चर्चा में आई थी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक्सोप्लैनेट TVLM 513b के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं? तो एक्सोप्लैनेट, यदि थोड़ा सा आप नाम पे जाएंगे तो एक्सोप्लैनेट का मतलब है कि ऐसे प्लैनेट या ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब हमारे जो सौर मंडल है उसके बाहर स्थित हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो अब संदर्भ की बात करते हैं। तो पहली बार खगोलविदों ने रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स और बोगली तारे का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट TVLM 513b का पता लगाया है। नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट जो है ये शनि के द्रव्यमान के बराबर है और यह एक्सोप्लैनेट एक बहुत छोटा लाल बौना या रेड डॉर्फ है और पृथ्वी से लगभग 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और इसकी जो कक्षा है वो बुध ग्रह की कक्षा के समरूप है तथा खगोलविदों द्वारा यह खोज 10 रेडियो टेलीस्कोप की वेरी लॉन्ग बेसलाइन एरे का उपयोग करके की गई थी। और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की है एस्ट्रोमेटिक तकनीक, तो इस एस्ट्रोमेटिक तकनीक का उपयोग आमतौर पर तारों से दूर की कक्षाओं में बृहस्पति जैसे ग्रहों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब थोड़ा सा बोबले के बारे में बात करें तो जब कोई बोबले क्या होता है? जब कोई बड़ा ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो बड़े ग्रह की जो ग्रेविटी होती है उसका ग्रेविटी जो है वो तारे पे इफेक्ट करती है। तो उस ग्रेविटी की वजह से तारे में उत्पन्न होने वाले जो स्ट्रक्चर, जो चेंजिंग होती है उसे ही बोबले कहते हैं। और ये जो बोबले होते हैं ग्रह और तारे के बीच दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार बोबले की जो मात्रा है वो ग्रह के आकार के समानुपाती होगी, मतलब यदि ग्रह ज़्यादा बड़ा होगा तो बोबले की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रह का कार्य करेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसान रेल के बारे में। तो 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक अर्थात सप्ताह में एक बार चलने वाली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि दो चीज़ें, कि किस तारीख को, कई बार पीछे जैसे एग्जामों को क्या करता है तारीख पूछ लेता है, तो 7 अगस्त को इसको चलाया गया पहली बार और ये साप्ताहिक है, यह भी याद रखिएगा यह साप्ताहिक है। और दूसरी चीज़ की कि कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई, तो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के लिए, ठीक। तो इसके मध्य में चलाया जा रहा है। राज्य तो याद रखिएगा और राज्य में किन जगहों पर, तो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर। और इस किसान रेल के माध्यम से किसानों को बिना किसी देरी के अंतर्राज्यीय बाजारों में अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भेजने में मदद मिल सकेगी। जैसे क्या, जैसे कि आपके मछली हैं, फल हैं, सब्जियां हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनको अंतर्राज्यीय बाज़ारों में एक राज्य के बाज़ार से दूसरे राज्य में भेजने में आसानी होगी। जैसे कि क्या है कि महाराष्ट्र साइड में फलों का उत्पादन अच्छा खासा होता है और आपका बिहार में क्या है, यहाँ पे सब्जियों का उत्पादन अच्छा खासा होता है। तथा केंद्रीय बजट जो कि इस साल का था 2020-21 वाला जो बजट था, इसमें सब्जियों एवं फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए किसान रेल की घोषणा की गई थी।
तो उसी घोषणा के अनुरूप जो है यह किसान रेल को चलाया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020 के बारे में या नेशनल हैंडलूम डे के बारे में। तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे जो है इसका 6वां संस्करण मनाया गया। तो याद रखिएगा 6वां संस्करण मनाया गया। तो पहला संस्करण कब मनाया गया था? तो पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। अब ये जो 7 अगस्त का डेट चुना गया है, तो यह 7 अगस्त क्यों चुना गया? तो 7 अगस्त का जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस प्रकार से? जैसा कि हमें मालूम है कि बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में होता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन था? वायसराय था भारत का। और लॉर्ड कर्जन जो है 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय करता है। तो जब यह निर्णय करता है तो इसके बाद क्या होता है? 7 अगस्त से विरोध चालू हो जाता है। और ये 7 अगस्त से विरोध कहाँ प्रारंभ होता है? कलकत्ता के टाउन हॉल से। यहाँ से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसी 7 अगस्त को महत्व देने के लिए ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसको चुना गया है। कुछ अन्य चीज़ें याद रखिएगा। और जो विभाजन प्रभावी होता है, बंगाल का विभाजन प्रभावी कब से होता है? 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये 3 डेट महत्वपूर्ण हैं। एक 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन का निर्णय करता है लॉर्ड कर्जन, और 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ होता है, स्वदेशी आंदोलन, और 16 अक्टूबर को विभाजन जो है वो प्रभावी हो जाता है। तो बंगाल का विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 2005 को। परंतु आगे चल करके 1911 में यह विभाजन रद्द किया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, या कह सकते हैं वायसराय था। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य जो है, ये जो दिवस मनाने का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के बारे में लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब से कोरोना वायरस फैला है तो पेंगोलिन काफ़ी चर्चा में रहा है कि ये चर्चा रहा कि ये वो वायरस जो है पेंगोलिन की वजह से फैला है या चमगादड़ की वजह से फैला है। तो पेंगोलिन के बारे में देख लेते हैं। तो पेंगोलिन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क, जिसमें शल्क पाई जाती हैं, उस प्रकार का स्तनपायी जीव है। मतलब सशल्क वाले जीव तो पाए जाते हैं, परंतु स्तनपायी जो है ये एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है जिसमें शल्कें पाई जाती हैं। तो साइट्स के अनुसार पेंगोलिन ऐसा स्तनपायी जीव है जिसकी खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए इस सबसे अधिक अवैध तस्करी की जाती है। और दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 प्रजातियां जो हैं वो आपके भारत में पाई जाती हैं। तो भारत में कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो एक है आपका चीनी पेंगोलिन तथा दूसरा है इंडियन पेंगोलिन। ये दोनों जो हैं अधिकतर भारत के पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। इसको आप फिगर में देख सकते हैं पेंगोलिन को, ये किस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही सल्क है। ठीक है, तो इस प्रकार सशल्क वाली मतलब सल्कधारी ये एकमात्र स्तनपायी जीव है इस धरती पर। आगे चलते हैं। आगे अब इनकी संरक्षण की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया। तो याद रखिएगा कि चीनी पेंगोलिन को ज़्यादा खतरा है, मतलब उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, और जो भारतीय पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड में है। खतरा मतलब यह संकट जो है दोनों के अस्तित्व के लिए है। इसके अलावा पेंगोलिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिशिष्ट वन है उसमें उस श्रेणी में सूचीबद्ध या संरक्षित किया गया है, या उसके अंतर्गत यह संरक्षित जीव है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर चूँकि ये इतिहास से संबंधित व्यक्ति हैं और ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित व्यक्ति हैं, तो इसलिए जो इनके बारे में जो भी चर्चाएं होंगी ये आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो टॉपिक दिया गया है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, उसके अंतर्गत ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में।
तो अब बात कर लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या इंग्लिश में कहें तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली 7 अगस्त 2020 को अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा या वर्चुअल टूर का आयोजन कर रहा है। अब हमारे लिए अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि ये कौन है और इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 7 अगस्त 1871 में कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भतीजे हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये भी कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर भारत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक हैं और वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। अब हम लोग भारतीय कला और संस्कृति में अवनींद्रनाथ टैगोर के योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया। कब किया था? 1907 में। बंगाल विभाजन के बाद में 1907 में इनके द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर और इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया तथा इसके पश्चात बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। अवनींद्रनाथ टैगोर का मानना था कि भारतीय कला और इसके कला रूप जो हैं ये आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं, जबकि इसके विपरीत पश्चिम की कला में भौतिकवाद पर जोर दिया जाता है। अतः अवनींद्रनाथ टैगोर जो है कला की पश्चिम में प्रचलित कला रूपों को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने भारतीय कला रूपों को जो आध्यात्मिकता पर जोर देती उसको इन्होंने अपनाया। इसके साथ ही इन्होंने मुगल एवं राजपूत चित्रकला को आधुनिक बनाने के उनके विचार ने अंततः आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म दिया, जिसका विकास जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में होता है। इसके अलावा उनका अधिकांश कार्य जो है वो हिंदू दर्शन से प्रेरित रहा है। इसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बाद के कार्यों में चीनी और जापानी सुलेख रूपांकन परंपराओं को अपनी शैली में एकीकृत करना शुरू कर दिया था और ये करने के पीछे इनका जो उद्देश्य था वह था कि संपूर्ण एशियाई आधुनिक कला परंपरा तथा पूर्व की कलात्मक और आध्यात्मिक संस्कृति के सामान्य तत्वों का समामेलन करना था। अब इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रसिद्ध चित्रों को देख लेते हैं। तो इनके प्रसिद्ध चित्रों में है एक भारत माता का चित्र। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र रहा है और इसके बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो भारत माता का चित्र, शाहजहाँ का चित्र, तो ये दोनों चित्र जो है भारत माता और शाहजहाँ का चित्र 1900 में बनाया था, सन 1900 में। और मेरी माँ 1912-13 में, परिलोक चित्रण 1913 में, यात्रा का अंत 1913 में। ये चित्रकार के साथ साथ एक साहित्यकार के रूप में भी उभरे थे। तो इन्होंने साहित्य में जो काम किया है, जो इनका साहित्य में योगदान उसको भी देख लेते हैं। तो एक चित्रकार के साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। वे अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे और उनकी पुस्तकें जैसे राज कहानी, बूडो अगला, नल्क, खिरेर पुतलू बंगला साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अलावा अरेबियन नाइट्स श्रृंखला उनकी उल्लेखनीय कृतियों में से एक थी। और यहीं पर एक फैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी याद रखिएगा कि विलियम रोथेस्टीन ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि को अंग्रेजी में प्रकाशित करने में सहायता की थी। तथा अवनींद्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु होती है कब होती है? 5 दिसंबर 1951 को होती है। 1951 में कलकत्ता में हुई थी, मतलब देश के आज़ाद होने के बाद ही इनकी मृत्यु होती है। अब थोड़ा सा यदि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने की थी। तो कब स्थापना हुई थी? 29 मार्च 1954 को। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगत्ती द्वीप समूह के बारे में। तो देख लेते हैं अगत्ती द्वीप समूह के बारे में। तो अगत्ती द्वीप जो है ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अगत्ती एटोल पर, मतलब प्रवाल भित्ति पर स्थित 7.6 किलोमीटर लंबा द्वीप है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT द्वारा अगत्ती द्वीप पर समुद्र तट के किनारे रोड बनाने के उद्देश्य से नारियल के पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस वजह से अगत्ती द्वीप समूह चर्चा में आया था। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? लक्षद्वीप समूह का पार्ट है। तो ये रहा आपका लक्षद्वीप समूह, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी कवरत्ती है और यहीं पर आपका ये अगत्ती है। ये आपका दिख रहा है, ये अगत्ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लक्षद्वीप समूह के बारे में बात कर लें। तो लक्षद्वीप
जो है अर्थात लाख द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, मुख्यतः 36 द्वीप हैं जिसके 9 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से आपका अगत्ती पर भी जनसंख्या निवास करती है। और इसका सबसे निकटतम जो कह सकते हैं शहर है, जो स्थलीय शहर है, वो कौन सा है? कोच्चि। केरल का कोच्चि जो है इसका सबसे निकटतम शहर है। तथा यहीं पर कोच्चि में ही इसका लक्षद्वीप का क्या है? उच्च न्यायालय भी स्थित है। और यह प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि प्रवाल निर्मित द्वीप समूह कौन सा है, तो लक्षद्वीप है आपका। और इस द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय, ये आपका ये है मिनिकॉय जो है, इस मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल दिख रहा है, ये 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव से अलग करता है। तो कई बार पूछा जाता है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय, लक्षद्वीप के मिनिकॉय को जो है आपके मालदीव से अलग करने का कार्य करता है। इसके अलावा यहीं पे आप देखेंगे 9 डिग्री चैनल भी है। तो जो 9 डिग्री चैनल है ये क्या करता है? ये लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवत्ती, ठीक है, और उसको मिनिकॉय द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। तो 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय या कह सकते हैं लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, और 9 डिग्री जो है ये आपका मिनिकॉय और कवरत्ती को अलग करता है। इसके अलावा जब हम लोग ये चैनल की ही बात कर रहे हैं, तो एक और पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है इस मैप में यहाँ नहीं है। यदि आप पूरा इंडिया का मैप देखेंगे तो जो अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह है, उधर आपका 10 डिग्री चैनल मिलता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का कार्य करता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ जब देखेंगे तो एक और चैनल है कोको चैनल। कोको चैनल जो है वो म्यांमार और अंडमान को अलग करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।